जय हिंद मित्रों। आज एक कह सकते कि जो आपका ये उपन्यास है मैला आंचल का, ये उसका अंतिम पार्ट है। आपने पिछले पार्ट में देखा कि अब एक तरीके से बावन दास जिसने कल्पना की थी स्वराज की, तो बापूजी नहीं रहे, तो बापूजी के साथ देखिए बावन दास की भी क्या स्थिति होती है। देश आज़ाद हो चुका है, लोगों को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन 52 जैसे स्वराजी लोग जिन्होंने कल्पना की थी, देश के अच्छे भविष्य की कल्पना की थी, वो लोग किस तरीके से भविष्य के अंधकार में अपने आप को ही एक तरीके से मिटा दिए। जो उजाला हुआ उस उज्जवल पक्ष को ये नहीं देख सके, खुद ही जाकर इन्होंने बीच में अपना जान दे दिया। मेरेगंज के गांव के एकमात्र मालिक एक छत्रा जमींदार तहसीलदार बाबू विश्वनाथ मल्ली का खमार देख लो। जिस बड़े चैताल पर एक पंक्ति में बैठकर गांधी जी के श्राद्ध के दिन लोगों ने सरबगटन भोज खाया, उसी को घेर कर खलिहान बनाया है। तहसीलदार साहब ने 10 बीघे का घेराव किया। राम कृपाल सिंह अपनी बची कुची जमीन फसल से ही तहसीलदार के यहाँ सूद रेहन रख कर तीरथ करने जा रहे हैं। अभी स्थिति ये हो गई है कि देखिए तहसीलदार बाबू जितना उनको ज़मीन हड़पना वो हड़पते जा रहे हैं। राम कृपाल सिंह अपनी बची उची जो ज़मीन है फसल सहित वो तहसीलदार के यहाँ सूद रेहन पे रख दिए हैं। और इस तरह काशी केदार जी यहाँ उनके यहाँ पे जा रहे हैं, है ना। और बाकी खजाना खर खर्चा जाड़े का कपड़ा सकल द्वीप के प्राचीन सत्यनारायण की पूजा के लिए खिलावन 200 रुपये मांगने गया। तहसीलदार साहब ने साफ जवाब दे दिया, हाथ में एक पैसा नहीं। घर के पिछवाड़े की ज़मीन जिसमें धान करीब करीब तैयार हो गया था लिख दी तो 300 रुपये दिए। सब मिला के 5000 मन से क्या काम होगा धान इस बार। तंत्रिमा छत्री टोली, कुरमा छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली, धनुष टोली, गहलोत टोली, सज्जन मजदूर की हाड़ी मांग महीने में ही टंग गई। खमार में जितना धान हिस्सा होगा इससे 6 गुना तो कर्जा है, तो सोचिए उनके पास जितना नहीं होगा उससे ज़्यादा 6 गुना तो उनका कर्जा है। सब काट लिया जाएगा उनका, और इस बार तो लगता है कि गांव में गुजर भी नहीं होगा। सबकी स्थिति ये है कि लोगों की गांव में गुजर होने की स्थिति नहीं, इतनी बदहाली की स्थिति है। खेलावन यादव 5 हल चलाते थे, इस साल एक ही हल चलाएंगे। एक हल अधहरी पर चलेगा। राम कृपाल सिंह तो खेती बाड़ी को ही उठा लिए, वो चल ही दिए। बुढ़िया को लेकर तीरथ चले गए। शिव शक्कर सिंह 2 हल चलाएंगे। तहसीलदार साहब इस बार ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। तो देखिए पूरे गांव में, आपको जब मैं शुरू में बताई थी कई टोले थे, आज टोले में ऐसे हो गया है कि जो स्थिति सबकी ठीक ठाक थी, अलग अलग टोलियों सबकी हस्ती मिट चुकी है। अगर बचे कोई हैं तो तहसीलदार साहब बचे हैं। ये ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। बेतार कहता था उसी में सब कुछ होगा, हल चौंगी बिधा कोड़क कमान कादी कोरा धनकटनी सब होगा। आदमी की क्या ज़रूरत होगी, पानी का पंप आवेगा। इंद्र भगवान की खुशामद की ज़रूरत नहीं, कमला नदी में पंपू लगा दिया जाएगा। मिशन स्टार्ट कर दिया और हथिया सून की तरह सब पानी सोकर खेत पटा देंगे। जब इंद्र भगवान को ही नून नींबू चटा रहे हैं तो तहसीलदार साहब तो आदमी उनके हुजूर में क्या है। तो मतलब सबकी स्थिति ये हो गई है, सबसे ज़्यादा ठीक ठाक स्थिति है तहसीलदार साहब की। एक महात्मा जी का भरोसा था, उनको भी मार दिया। बालदेव सिंह से पूछो ना महात्मा जी की जगह पर अब कौन आवेगा, जवाहिर लाल। मगर महात्मा जी तो एक ही कॉपी पहनते थे। बिरची कहते हैं जहाँ से भी जात भाई का बरहो बरन का ऊंच नीच का पता झूठा हुआ, उस खमार में बरकत उधिया का होगा। तहसीलदार साहब आज कह रहे थे इस बार सभी को अपने हिस्से में औकात मुताबिक ध्यान देना होगा। एक कट्ठा एक शेर, आधे शेर महात्मा जी का चन्ना हो रहा है। महात्मा जी का चन्ना क्या होगा, चन्ना श्राद्ध तो हो गया ना। नहीं रहुआ कि गुरबंसी साहब ने दिल्ली में आकर 1 करोड़ या 1 लाख पता नहीं, 1000 याद नहीं, मगर 1 मोट रुपए गुरबंसी बाबू ने जवाहिर लाल को जॉब मतलब कि जाकर दिया है। महात्मा जी का चन्ना सुनते और भी देंगे। ये कौन हल्ला करता है उधर, अरे कौन, राम पेड़िया है ये। राम पेड़िया की माँ की गली की आवाज़ सुनी जाती है। मठ पर झगड़ा हो रहा है क्या, हाल लगता है मारपीट ज़्यादा हुई है। रामदास गोसाई आजकल दिन भर गांजा पीता है, एक न एक दिन वो खून करेगा किसी का। आधा हल ट्रैक्टर इंद्रधनुष साला इन्हीं लोगों के पाप से धरती जो है दलमला रही है, भ्रष्ट कर दिया है सब कुछ का मीना बाजार हो गया है। 10-10 कोस का लुच्चा लफंगा सब आकर जमा हो जाता है। तो इतनी बुरी हाल कर दी थी राम पेड़िया उसकी माँ आकर कि रामदास की हालत अब पस्त हो गई थी देखते देखते। तहसीलदार साहब आजकल रात में ऊपर के कोठे में सुमृत दास के साथ कागज पत्तर ठीक करते रहते। किसी दिन सुमृत दास सीढ़ी पर लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। संथालों के घर में चुलाया हुआ महुआ का दारू बड़ा तेज होता है। गगाई माझी रोज आधा कंटर दे जाता है। कभी कभी तहसीलदार साहब भी नीचे उतरकर खूब हल्ला करते हैं। कमली की माँ को कमली को सेबिया बूढ़ी सबको गोली से उड़ा देने की धमकी देते। तो उनके पापा भी रह सठिया जाते हैं, वो गोली मारने की धमकी देते हैं पी के। एक रात को तो इतना कर दिया कि तहसीलदार साहब की कमली की माँ की डर से छाती पीटने लगी थी। ऐसी खराब गाली जो ज़िंदगी में कभी नहीं दिया, ऐसा हो गया। कमली को देखते ही तहसीलदार साहब को नशा उतर गया।
और वे ऊपर भाग गए। उस दिन माँ कमली को 1 मिनट भी अकेली नहीं छोड़ी। बिलार को देखकर बच्चे वाली बिल्ली की सतर्क आंखें कैसे तेज हो जाती। कमला की माँ का डर, तहसीलदार साहब किसी दिन कोई कांड करेंगे। 1 सप्ताह पहले शराब में एक दवा मिलाकर दिया उन्होंने, कमली को पिला दो, एकदम खलास हो जाएगी। वो मुश्किल से जुगाड़ किया है। सोच रहे हैं कि मतलब एक बाप था, ऐसी स्थिति में था कि फिर अपनी बेटी को कह रहा था कि दवा दिए हैं और उसको पिला दो और मर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। गांव के घर घर में हे भगवान की पुकार मची हुई है। सुबह से शाम तक रात भर दान दबनी पर जो मजदूरी मिलता है, खलियान पर रही बाकी मजूर, नाप धोबी मोची का खन भी नहीं जुड़ेगा इस बार। मील का भोंपा बजता है, रोज़ सुनते नहीं, बुला रहा है, ओ आओ जी। रात के सन्नाटे में जुर्की काका की खांसी बड़ी डरावनी सी लगती है। खाएगा सबको खाएगा। पिंगल वरडा देवी क्रमशः बढ़ा आ रही है। उसके हजारों गढ़ दांत निकले हैं, जीभ लपलपा रही है, खाएगा। भरियात शिशु की तरह सारा गांव कोहरे में दबका हुआ थरथरा रहा है। तहसीलदार साहब ने खलिहान जोगने के लिए 3 संथालों को ड्योरी के पहरा देने के लिए पहाड़ी सिपाहियों को बहाल किया है। 1 नाल बंदूक का लाइसेंस पर मिला है। चलित्र कर्मकार जब तक पकड़ाता नहीं पैसे वालों को, देखिए जो चलित्र कर्मकार है, कम से कम लोग डरते तो है, जब तक ये पकड़ाता नहीं जो पैसे वाले हैं ना, उनकी रात में नींद नहीं आएगी, है ना। पहरे वालों को बोली भी डरावनी मालूम हो लगती है। आजकल कोठी के जंगल में शाम को ही एक रोशनी जलती बहुत तेज, फिर रात में और भी। बालदेव जी जगे हुए हैं। शाम को पुरनिया से लौटे, उनको नींद नहीं आ रही। पुरनिया जाने के समय लक्ष्मी ने बावन दास का बस्ता गांधी जी की चिट्ठी वाला बस्ता देते हुए कहा था। लघुशंका करने के समय पॉकेट से निकालकर गांगुली जी से वो भेंट करने गए थे। गांगुली जी ने पूछा था, बावन दास ने कुछ दिया है आपको? जी हाँ। जी हूँ नहीं। बालदेव जी इस जाड़े के मौसम में भी पसीना पसीना हो गए। ना जाने क्यों गांगुली जी अचानक उदास हो गए। बालदेव अब जान रहते हैं इन चिट्ठियाँ नहीं दे सकते थे। इन चिट्ठियों को देखते ही जवाहरलाल नेहरू जी बावन दास को मिनिस्टर बना देंगे, नहीं तो दिल्ली जरूर बुला लेंगे। यूँ भी आज तक जितने लीडर आए सबों ने बावन दास से हंसकर ही बातें की थी। उस बार मिनिस्टर साहब आए, बड़े बड़े लीडर, मरवाड़ियों ने, वकीलों, मुख्तिचारों, जमींदारों ने दस्तखत कर दरख्वास्त किया। भगवती साहब सरकारी वकील को कांग्रेस का मेंबर बहाल कर दिया। मगर मिनिस्टर साहब ने बावन दास से पूछा, क्यों बावन दास जी, भगवती साहब बहाल नहीं हुआ? आखिर बावन की ही बात रही। भगवती बाबू ने 42 में सुराजिया को फांसी पर झुलाने के लिए खूब बहस किया था। और ये चिट्ठियाँ नहीं, वो हरगिज़ नहीं दे सकता। लक्ष्मी को ना जाने क्या हो गया, जिस दिन से बस्ता मिला है दोनों वक्त सत्संग के समय सिर झुलाकर सामने रखती थी। रोज़ चंदन और फूल चढ़ाती थी। इस बार कभी कभी चिट्ठियों को खोलकर पढ़ती और रोती। हाँ हाँ दे दिया, इतना ना पड़ती था, मेरे हाथ में दिया ही क्यों था। बालदेव जी की नींद नहीं आ रही। बैलगाड़ी पर पुआल के नीचे बस्ता छिपा कर रख दिया है। धुनी तो धुधु कर जल रही है। बालदेव जी उठकर बाहर आते हैं। वो एक खबरदार पैरू चिल्लाते हैं। बालदेव जी धुनी के पास बैठकर लकड़ियों की जरा इधर उधर करते, फिर कनखी से लक्ष्मी के बिछावन की ओर देखते हैं। धीरे से बस्ता निकालकर खोलते हैं। उनका सारा देह सिर उठता है। जीभ सूखकर काट हो गई, मुँह में थूकने, ये थूनी की आग लगा रहे हैं। लकड़ियाँ चिट चिट बोलती हैं। बालदेव ने एक चिट्ठी निकाली। दुहाई गादी बाबा, बाबा रे। लक्ष्मी बिछावन पर से ही झपटती है। गोसाई साहब, छीछी ये क्या कर रहे हैं? सदगुरु वो क्षमा करिए। तो बालदेव पापी हत्यारा, थूनी की आग लक्ष्मी के कपड़े में लग जाती। लगने दो आग। मुट्ठी खोलिए, बस्ता दीजिए बालदेव जी, मैं जलकर मर जाऊंगी। मगर बालदेव जी की कसी हुई मुट्ठी खुल जाती है। लक्ष्मी बस्ते को कलेजे से छिपाकर खड़ी होती है। कमर से लिपटा हुआ कपड़ा खुद ब खुद गिर पड़ता है। बालदेव जी कमंडल से पानी लेकर छिड़ते हैं। हे भगवान सदगुरु, जय गांधी जी, बाबा जय बावन दासी। लक्ष्मी से रही वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी रो रही है। लक्ष्मी के हाथ पांव जल गए हैं, बड़े बड़े फफोले निकल आए। बालदेव जी अपनी मसहरी में आकर छिप जाते, लेटकर सोचते, नहीं अब यह रहना अच्छा नहीं। वो किस मुंह से यहाँ रहेगा? लक्ष्मी की ओर सब ये निगाह उठाकर कभी देख नहीं सकेगा। वो पुरैनिया जाएगा, वहीं से चनन पट्टी चला गया आएगा। तब वो अपने गांव में रहेगा, अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए इतना है, इतने दिन रहने के बाद भी दिमाग में ये आता है कि जाति बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि जाति क्या है, क्या स्थिति है। और जाति बहुत बड़ी चीज़। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी जाति की पार्टी में है। ये तो राजनीति है। लक्ष्मी क्या समझेगी? काशी जी का ब्रह्मचारी तो लगता है अब यही खुट्टा गाड़ेगा। ठीक है, नई लक्ष्मी पर जाते जाते अकलंग लगाकर वो जाएगा। गुसाई साहब उठिए, सत्संग का समय हो गया। लक्ष्मी कराहते हुए उठती है, सारा देह उसका जल गया है। रोज़ की तरह लक्ष्मी उठती है, उठकर बालदेव जी की बिछावन के पास आती है। मसहरी हटाकर बालदेव जी के अंगूठों में आंखें लगाती है। साहेब बंदगी। बालदेव जी रोते हैं, सिसकियाकर। लक्ष्मी उठिए गुसाई साहब, वो उनको उठने के लिए कहती है। अब देखिए लास्ट में आप 3 महीने बाद 1948 साल के अप्रैल की एक सुबह इस इलाके में अकलिया पटुआ बधे बाने वाले किसानों को चाहिए कि सूरज उगने से पहले ही खेत को 4 पास कर दे। बुरुकुआ तारा जगमग कर रहा है। कमला नदी के गड्ढे में उसकी छाया झिलमिला रही। लगता है नीलकमल खिला है। कंधे पर हल
लिए मरियल बैलों को हाँकता हुआ जा रहा है। बिरंची कोयरी टोले के सोबरन को 3 बीघा खेत मुनक्ते पर जोता है, मगर इस साल टोटा पड़ गया है बिल्कुल। खिलावन अब खुद भैंस चराता है। 3 बजे रात में भैंस जैसा चरती है वो दिन भर में नहीं चरेगी। अब तो उसका अपना रमना भी नहीं है। आसमान साफ हो रहा है, सबके चेहरे पर सुबह का प्रकाश झुमाई जैसा दिख रहा है। तहसीलदार साहब का ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर साहब निकले हैं भट-भट करते हुए। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर खड़े होकर हाथ को पीछे की ओर बांधे टहल रहे हैं। तहसीलदार सब पूछते हैं और बात होती है। सेबिया हंसती है, चुप जिंदा है जी ओ हुजूर। मतलब तहसीलदार एकदम मस्त है ना। कमला नदी के उस पार, अधपके रबी की फसल के उस पार, सेमलबाड़ी के जंगल के उस पार आसमान लाल हो गया। दक्षिण कोटी के बाग में गुलमोहर की लाल लाल डालियां दमक रही हैं। ड्योढ़ी के उस पार बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं जान पावे। इंतजाम हो रहा, कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। यदि बच्चा ज़ोर से रोए तो एक गले टीप मार डालो उसको। दिल्ली में राजघाट पर बाबू की समाधि पर रोज़ श्रद्धांजलियाँ अर्पित हो रही है। संसार के किसी भी कोने का, किसी भी देश का आदमी आता, वो पहुँच अपनी ज़िंदगी को सार्थक समझता। कलमुद्दीनपुर नागर नदी के किनारे चोरघट्टा के पास साहुड़ के पेड़ की डाली से लटकती हुई खद्दर की झोली को किसी ने शायद टपा दिया। कौन लेगा? दुलार चंद कापरा ने 1 महीने के बाद जाकर देखा। झोली तो लटक रही है डाली से। जिला कांग्रेस का कोई भी चलकर देखता है तो पहचान लेगा 52 दास की झोली है। झोली कापरा ने टपा दी। किसी दुनिया ने इस चेथरिया पीर समझकर मनौती की है। अपने आंचल का एक घूंट पाड़ कर बांध दिया है। मनोकामना पूरी हो तो चेथरा बधाऊंगी। बहुत बड़ी आशा और विश्वास के साथ वो गिरा बांध रही है। 2 चिथड़े चारागाह जिस पेड़ को पीर समझकर चिथड़ा चढ़ाते हैं। पूर्णिया जिले के सामने बड़ा पुराना वटवृक्ष, उसके नीचे सूखी हुई पत्तियां हवा में इधर उधर कर रही हैं। साथ में एक युवती और प्यारू भी खड़ा है। खाली देह पर एक पुराना गमछा रखे, सिर्फ जंगियां पहने एक वार्डर साहब बार बार बारीक से निकल कर युवती को देखते हैं। आप डॉक्टर साहब की वाइफ हैं? युवती ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। वार्डर साहब प्यारू की ओर देखते हैं। प्यारू इस वार्डर को जानता है, बड़ा बेवकूफ़ है, हमेशा खराब शराब बात बोलता रहता है। जेल की लौ कपट झंझना कर खुलता है। युवती के चेहरे पर से प्रतीक्षा की बेचैनी हटती है। उसके चेहरे पर हाल ही में जो छोटी छोटी झुर्रियाँ पड़ गई थी धीरे धीरे खिल पड़ती। डॉक्टर इस तरह मुस्कराता, डेग बढ़ाता, हाथ में छोटा बैग लिए आ रहा है, मानो लेबोरेटरी से छुट्टी पाया है। प्यारू का चेहरा देखने काबिल हो रहा है। वो अपने अंदर में उठने वाली खुशी को, आवेगों को दबाता है, किंतु उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ है। तुम भी किसी जेल में थी क्या? नहीं बाबा, ऐसी किस्मत लेकर नहीं आई। झुको, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है। युवती रुमाल से सूखे बेलपत्र और फूले निकालकर डॉक्टर प्रशांत के सिर से छुलाती। तब प्यारू, क्या हाल है ममता? प्यारू से बातचीत हुई है या नहीं? सुबह से और क्या कर रही हूँ? ममता हंसते हुए कहती, घोड़ा गाड़ी बुलाइए प्यारी चाँद सरकार। प्यारू हंसते हंसते लंगड़ा गाड़ी वो बुलाता कचहरी। 3 बजे रात में पहुंची पोड़िया स्टेशन। ज्योति दी आजकल यहीं है ना? उनके डेरे पर गई थी। सुबह उठकर कलेक्टर साहब के बंगले पर गई। दस्ता आर्डर साथ में तुम्हारी रिलीज का लिया। ज्योति दी ने कहा, यदि कलेक्टर साहब टूर पर निकल गए तो फिर देर हो सकती है। तभी तो अभी कहाँ चलना है? ममता मुस्कुराती है। तो देखिए, ममता उसकी वही दोस्त है जो आके अंत में उसको बचाती है ना। उसकी अच्छी खासी पहुँच होती है। वो आती है और डॉक्टर प्रसाद को जेल से निकलवाती है। तुम मेरीगंज नहीं चलोगी? क्यों नहीं, मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली है। एसपी साहब को चपरासी खत लेकर आया। एसपी साहब ने डॉक्टर को अपने बंगले पर निमंत्रित किया है ना। वो बातचीत कर ली थी, इसलिए इनको रिलीज भी कर दिया गया है। तहसीलदार साहब आज नीचे नहीं उतरते, ऊपर ही रहते हैं। दिन भर ताड़ी पीकर उधर, रात में संथाल टोली का महुआ का रस, कभी होश में नहीं रहते। सुमरीदास बेतार से रोज पूछते हैं, सोचा उपाय? मेरा तो मगज नहीं काम कर रहा है तो लो 1 गिलास पियो साले। यदि कहीं बोले ना तो देख लेना, बंदूक से चढ़ा देंगे। कमली की माँ दरवाज़ा कभी नहीं खोलती। कुएं की ओर खुलने वाला दरवाज़ा कभी कभी खोलती है। कमरे के अंधकार में एक कोने में एक छोटा सा दीप जल रहा है। कमली की गोदी में उसका शिशु कपड़े में लिपटा सो रहा है। कमली कजरौटी में काजल पार रही है ना। भटभट करके हुए एक स्टेशन वैगन पोड़िया मेरीगंज रोड पर भागी जा रही है। चलते समय ममता की नज़र बचाकर प्यारू ने डॉक्टर के हाथ में एक लिफाफा दिया। आगे ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ प्यारू कभी कभी गर्दन उलटकर पीछे की ओर देखता। डॉक्टर साहब चिट्ठी पढ़ रहे हैं। प्राणनाथ, कमला की चिट्ठी 1 सप्ताह पहले की चिट्ठी। प्राणनाथ, पता नहीं समय पर यह पुत्रा तुमको मिले या नहीं, देर या सवेर, कभी भी मेरी ये चिट्ठी तुम्हें मिल ही जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे पास दौड़े आओगे। तुम जानते हो अब मुझे डर लगने लगा है। तुम्हारा कैसे लिखूं? माँ कहती है यदि तुम किसी तरह बाबा को लिख दो या मालूम करा दो कि मेरी होने वाली संतान के तुम पिता हो तो मैं जी जाऊँ। विश्वास नहीं करती माँ।
बाबूजी अब एकदम पागल हो गए, ना जाने कब क्या हो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे कितना बड़ा सहारा मिला तुम्हारी किताबों से, लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हो कमला, विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। डॉक्टर एक ही सांस में इतना पड़ गया। इसके बाद उसने ममता की ओर निगाह डाली। रात भर की जगी ममता गाड़ी के हिचकोलों पर मीठी झपकी ले रही है, चोट लग जाएगी। और कितनी दूर ममता जाकर पूछती है। और 1 घंटा। प्यारू कहता है। डॉक्टर आगे पढ़ता है, बाबा तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। नहीं नहीं, ये ममता पूछती है, ये क्या है? डॉक्टर ममता के हाथ में पत्रा देकर बाहर की ओर देखता है। प्यारू गर्दन उलट उलट कर डॉक्टर साहब की ओर देखता है। ममता आंखें मलते हुए पढ़ती है, प्राणनाथ। किसकी चिट्ठी है? कमला की। ममता पढ़ रही है। डॉक्टर ने एक बार ममता की ओर देखा। ममता की नींद से माती आंखें एक बार चमकती है। पत्रा शेष करके वो पूछती है, और कितनी दूर है? अब और 1 घंटा है। और वो गणेश कहाँ है? उसकी तो एक लंबी कहानी है। ब्रह्म समाज मंदिर में उसे रखवा दिया गया। न जाने कहाँ से उसके चाचा ऊपर हो गए हैं, बहुत बखेड़ा हुआ, जात धर्म का बवंडर हो गया है। उससे भैंसा चरवाते। प्यारू कहता है, उसके गांव का आदमी बराबर कचहरी आता ना। मैंने मेडिकल गजट में तुम्हारी रिपोर्ट दे दी। एक संक्षिप्त रिपोर्ट है, जंगली जड़ी बूटी और यहाँ के गाँव में प्रचलित टोटकों के बारे में तुम्हारी चिट्ठियों से शॉर्ट करके लिख दिया है। लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया है, रिसर्च असफल होने की घोषणा कर दूंगा। कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता डॉक्टर। तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात है क्या? तो कितनी बड़ी बात वो कहती है। डॉक्टर ममता की ओर देखता है। एकटक ममता बाहर की ओर देख रही है। विशाल मैदान, संध्या धरती, यही है मशहूर मैदान। नेपाल से शुरू होकर गंगा किनारे तक वीरान धूमिल अंचल। मैदान की सूखी हुई दुबों में चरवाहों ने आग लगा दी। पंक्तिबद्ध दीवों जैसे लगती है दूर से तड़बन्ना के ताड़ों की फुगनी। सुमृत दास अभी ट्रैक्टर क्यों चला रहा है? कहाँ ले जा रहा है? ड्राइवर से पूछो तो। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर पुकारते हैं। ट्रैक्टर नहीं, मोटर है। मोटर मोटर है। कौन? डॉक्टर नहीं। कौन डॉक्टर? सुमृत दास दौड़कर छत पर आता है। अपने डॉक्टर बाबू। तहसीलदार साहब हाथ में बंदूक लेते हैं। सुमृत दास थरथर काँपते हुए कहता है, दुहाई, ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा काम नहीं करूँ तब क्या करूँ? प्यारू पुकारता है, मौसी ओ मौसी। कौन प्यारू? माँ दरवाजे की ओर आती है। डॉक्टर बाबू, हाँ वही है। ममता जल्दी से किवाड़ के पास जाकर कहती है, किवाड़ खोलो मौसी, मैं हूँ ममता, खोलो तो पहले। किवाड़ के पल्ले खुल जाते हैं। ममता सौर गृह के अंदर जाती है। डॉक्टर अकेला चुपचाप खड़ा। सीढ़ी पर खड़ाओं की आवाज़ होती है, भारी भरकम आवाज़। कोई जोर जोर से पैर पलट कर चला रहा है। कौन है? डॉक्टर। तहसीलदार साहब चिल्लाते हैं। डाइए डॉक्टर बाबू। सुमृत दास मसूड़े निकाल कर हंसता है। ये नहीं सुमृत दास, इससे पूछो कहाँ आया है, किसके यहाँ आया है, क्या करने आया है, क्या लेने आया है, पूछो इससे। वो गुस्से में उसके पिताजी बोलते हैं। सुमृत दास बेताल डॉक्टर के पास आकर कनकी और इशारों से समझाता, आजकल ज़रा ज़्यादा ढलने लगी है ना, इसलिए। सौर गृह के दरवाजे की फाँक से कमली की माँ कहती है, कमली के बाबू कैसे हो तुम? जमाई को ऐसे बोलते हैं? जमाई को क्या? अपने जमाई को क्यों नहीं कहती हो? वो मेरा पैर छूकर प्रणाम कहाँ करता है? डॉक्टर तहसीलदार की चरण धूली लेता है। तहसीलदार साहब अचानक फूट कर रो पड़ते। डॉक्टर साहब की बाहों में जकड़कर, मेरा बेटा। सुमृत दास बेताल ने रात में ही घर खबर पहुंचा दी थी कि कमली की शादी तो पहले ही डॉक्टर बाबू से हो गई थी। तुम लोग तो जानते हो। 5 पंच को जानकर जब जब शादी की बात पक्की हुई, एक न एक विघ्न पड़ा है। इसलिए काशी के पंडितों ने गंधर्व विवाह कराने को कहा। तो ये लोग कह रहे थे कि वो गंधर्व विवाह हुआ था, किसी को मालूम नहीं होने दिया। यदि बच्चा हो तो सबसे पहले बाप उसका मुंह देखेगा और तब लोग। डॉक्टर साहब आ गए। अब कल छुट्टी के भोज का निमंत्रण देने आया हूँ। तुम लोग को कल सुबह से ही आना और आनंद बधावा मचेगा। ये तो किस्सा कहानी जैसा हो गया एकदम, किसी को पता नहीं। ब्राह्मण टोली के पुरोहित देवान झा ने लोगों से कहा, अंग्रेजी फैसले वालों का 7 खून माप है। ज्योतिकी जी के कानों में बात पड़ी। उन्होंने घृणा से मुंह सिकोड़ लिया। खिलावन यादव ने कहा, पैसा वाले अधर्म भी करे ना तो ही धर्म होगा। तो देखिए, अलग अलग लोगों ने कहा कि पैसा वाले अधर्म भी करना तो भी होगा, लेकिन निमंत्रण अस्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सुबह को गाँव के चमारों ने आकर नाच नाच कर ढोल बजाया। सब कुछ हुआ, सबको बता दिया गया। गंधर्व विवाह था, चोरी चुप्पे सब हो गया था। तहसीलदार साहब बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठे सोचते, फिर आकर कहते हैं, सुमृत दास लोगों से कह दो हर एक परिवार को हम 5 बीघा ज़मीन देंगे। तो सबका मुंह बंद करवाने के लिए सबसे अच्छा यही था कि 5 बीघा ज़मीन दो, सब शांत हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। और संथाल टोली में जाकर कहो वो लोग भी आकर रसीद ले जाएं। 1 पैसा सलामी या नजरानी कुछ भी नहीं। अरे मैं क्यों दूंगा, दे रहा हूँ, नया मालिक, मालिक साहब का हुक्म है, सुनते नहीं? रो रहा है वो, हुक्म दे रहा है, लौटा दो, दे दो, खिलाओ उनको। डॉक्टर प्रशांत और ममता की आंखें चार होती हैं। मुंह क्या देखते हो? मुझे पागल समझते हो? ठीक है, पागल क्यों नहीं समझोगे। योगेश्वर कृष्ण ने अपनी सारी विद्या बुद्धि लगाकर कोशिश की, मगर दुर्योधन ने साफ कह दिया, सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ती ना उतनी भी नहीं दूंगा ज़मीन। धरती 1 इंच ज़मीन के लिए हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं लोग, और मैं 100 बीघे ज़मीन दे रहा हूँ। पागल तो तुम लोग हो।
अरे ज़मीन तो उन्हीं किसानों की है ना, नीलाम की हुई, जब्त की हुई, उन्हें वापस दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐलान कर दूँ, मालिक का हुक्म है। जय जय बोलिए प्रेम से महात्मा जी की जय। और फिर यहाँ पे झुमझुम गाना वाना चलता है। हाँ अब ठीक है, अब देखो सब चेहरों पर, मुर्दा चमड़ों पर लाली लौट आई है। कुमार नीलोत्पल की आज बरही है। हाँ, ममता के ने कमला के पुत्रा का नाम दिया है कुमार नीलोत्पल, तो वो जो होता है बच्चा, उसका नाम कुमार नीलोत्पल रख दिया जाता है। डॉक्टर ने आज पहली बार अपने पुत्रा को गोद में लिया और देखा दुबला पतला पीले रंग का रक्त मांस का पिंड। ममता कहती है पटना ले चलो, 1 महीने में ही तुम्हारा बेटा लाल हो जाएगा। डॉक्टर ने सैकड़ों डिलीवरी केस किए हैं, किंतु कुमार नीलोत्पल, कमला का पीला चेहरा लाश से लाल हो रहा था। डॉक्टर गोद में शिशु को देते वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झुकी हुई थी। उसके ललाट पर सिंदूर का बड़ा सा टीप जगमगा रहा था और अंधेरे में खड़ी सिलुहिट तस्वीर सी खड़ी माँ हाथ बढ़ाकर एक भयावनी छाया के हाथ में अपनी शिशु को सौंप रही थी। अंधेरा भयानक छाया था। नहीं, डॉक्टर ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से नीलोत्पल के हार्ट की धड़कन का अनुभव किया था। आह, नन्हा सा दिल। और 100 गृह में 12 दिन के शिशु की लंबी उम्र, सुंदर स्वास्थ्य, विद्या बुद्धि के साथ धन संपत्ति के लिए मंगल गीत गाए जा रहे थे। उसका रिसर्च था, डॉक्टर जगा हुआ था, रिसर्च था। ममता कहती है असफल नहीं हुआ है मिट्टी। और उन्होंने कहा जो तुमने रिसर्च किया इतने दिन से, तो ममता कहती है कि असफल नहीं हुआ है। मिट्टी और मनुष्य से इतनी गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में तो नहीं हो सकती, यानी तुम ज़मीन से जुड़कर यहाँ पे सर्च किए हो। लेबोरेटरी विशाल प्रयोगशाला, ऊंची 4 दीवारी में बंद प्रयोगशाला, साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साय में वैज्ञानिकों के दल खोज रहे थे, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक विध्वंसक और सर्वनाशक शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणित कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महाअंधकार है। सबवास, प्रकृति, पुष्प, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभ चिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे आपस में टकरा रहे हैं। और यहाँ भी देखिए आप, एक चीज़ है कि वेदांत हो, भौतिकवाद हो, सापेक्षवाद हो, मानवतावाद हो, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याघ्र के तीर के समान हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिलेगा। अट्टहास करते हुए कि व्याधों के अट्टहास से आकाश हिल रहा है। छोटा सा नन्हा सा हिरण हाँप रहा है। वो हाथ में लिया होता है छोटे फेफड़े की तेज धुकधुकी। नीलोत्पल नहीं, ये अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया। तेजों में छत विछत पृथ्वी के घाव पर शीतल चंदन लेप रहा है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी, फिर कैसा भय। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बड़ा शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव है, प्रचंड शक्तिशाली, बमों से भी नहीं। आदमी आदमी है, गिनपीक नहीं। सबरी ऊपर मानुष सत्य। और इस तरीके से वो ममता गा रही है। सुबह हो रही है। बगल के कमरे में तहसीलदार साहब खराटे ले रहे हैं। डॉक्टर उठकर खिड़कियां खोल दिया। मटमैली अंधियारी में कोठी का बाग ठिठका हुआ किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गुलमोहर, अमलतास और योजना गंध की नई कलियां मुस्कुराने लगी हैं। प्रशांत ममता मुस्कुराती हुई कमरे में प्रवेश करती, सुबह को हौले हौले बहाने वाली हवा जैसी सदस्यनाथ ममता के भीगे बिखरे केस कुछ को डॉक्टर छू लेते हैं। अरे धित, औरतों का भीगा केस नहीं छूना चाहिए, दोष होता है। पूछती हूँ चाय पियोगे? कुमार साहब का दूध गर्म हो रहा है, लगता है रात भर जगे रहे हैं। कुल्ली कर लो, मैं चाय लेके आती हूँ। ममता मुस्कुराती है। बेचारी ममता की ज़िंदगी का एकमात्र विलास चाय। शीला कहती थी एक बार ममता दी चाय पीने का बहाना ढूंढती रहती, दिन भर में 10-15 प्याली पी ही लेती हैं। चाय की प्याली प्रशांत के हाथ में देते हुए ममता पूछती है, पड़ गए महात्मा जी की आखिरी लालसा? मैं तो कहती हूँ ये वो महाप्रकाश है जिसकी रोशनी में दुनिया निर्भय हजारों वर्ष का सफ़र तय कर सकती है। ममता, मैं फिर काम शुरू करूँगा। तो वो ममता से लास्ट में कहता है कि मैं फिर काम शुरू करूँगा और यहीं और इसी गांव में मैं यहाँ पे रहूँगा और प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे। मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठों पर मुस्कुराहट तो लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित तो कर सकूं। ममता हंसती है। मन करता है किसी का आंचल पसार कर आशीर्वाद दूं, तुम सफल होगे। मन करता है किसी कर्मयोगी के बढ़े हुए चरणों की धूली लेकर कहूँ। कहकर ममता प्रशांत के पैरों की ओर बढ़ती है। ममता दी, लो इसे दूध फेंकता है। कमली अपने शिशु को गोदी में लेकर हंसती हुई आती है। दो, कैसे फेंकता है, कैसे पिलाती हो? बोतल दो। ममता आलती पालती मारकर बैठ जाती और बच्चे को गोद में ले लेती। तुमने टेबलेट खा लिया कमला? प्रशांत चुपचाप ममता को देख रहा है। शरद बाबू के उपन्यासों की ये नारी है ना, ये वो देख रहा है कि शरद बाबू के उपन्यासों की ये नारी अपने विश्वास पर अड़िग होकर आज भी आगे बढ़ रही है। रूप बदल दो, नाम बदल दो, समय बदल दो, जगह बदल दो, पर ये कभी नहीं बदल सकती। कमली पूछती, प्यारू भी पटना चलेगा? अब ये लोग तैयारी कर रहे कि जाना है, तो कह रहे हैं, कमली पूछ रही कि प्यारू भी पटना चलेगा? हाँ। ममता संक्षिप्त सा उत्तर देती है,
तो हाँ, वो नीलू रोता है, ना ना पी लो बाबू। राजू सोना उसको पिलाती है, अब रोने की क्या बात है प्यारे। ममता हंसती है, कलमीधुर घाट पर चिथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया। और इस तरीके से आप देखते हैं कि बड़ा सुखद अंत लास्ट में होता है। उनकी शादी भी हो जाती है और वो अंचल में रह के कहता है कि मैं और भी शोध काम करना चाहता हूँ। हालांकि वो घूमने का निमंत्रण देती है कि पटना जाने के लिए, तो वो सब होता है। और आपने देखा दुखद अंत पावन दास का हो गया था, बालदेव का, गांधी जी का भी उस तरीके से। गांव के ज़्यादातर लोगों को बाद में धनी बना दिया गया। धनी ये कि उन्होंने अपनी ज़मीन का काफ़ी कुछ दान कर दिया तहसीलदार ने। तो ओवरऑल देखेंगे कि एक तरीके से जो आंचलिक उपन्यास को इस एक तरीके से परीश्वरनाथ रेड्डी जी ने लिखने का प्रयास किया है, वो सारे तत्व आप इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और उपन्यास की शुरुआत से अंत तक आपको एक अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिला होगा। तो आज इसका उपन्यास का अंत हो रहा है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कोई और भी लेके चलेंगे अपना जो सिलेबस में है। धन्यवाद।